सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,70,000 रुपए का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,02,950 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 1 तोला सोना 4,40,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,77,230 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 4,10,000 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,51,510 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट करते चले सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,70,000 रुपए का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,02,950 रुपए का हो गया है। अली नारो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। फिर से बढ़ते हुए आपको अपडेट करते चलें सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया है। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,70,000 रुपए का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,02,950 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 1 तोला सोना 4,40,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,77,230 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 4,10,000 रुपए का हो गया है, जबकि 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,51,510 रुपए का हो गया है। अली नारो ने हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया है। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,70,000 रुपए का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,02,950 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 1 तोला सोना 4,40,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,77,230 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 4,10,000 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,51,510 रुपए का हो गया है। अली नारो ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। जी अली, बताइएगा सोने की कीमत के हवाले से। जी बिल्कुल, मार्केट की बात कर ली जाए, गोल्ड के हवाले से बात कर जाए तो सोने की कीमतें बेलगाम है और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रुपए का इजाफा होता है। और अभी बात कर ली जाए तो जो 24 कैरेट सोना है फैसलाबाद में 4,70,000 रुपए फी तोले पहुंच गया, और 22 कैरेट की बात कर ली जाए तो 4,40,000 रुपए फी तोले। और इसी तरह के बात की जाए होने से पीछे हो चुका है। अब मेरे साथ राना मसूद मौजूद है, बात कर लेते हैं। जनाब बताइए, कीमतों में बेतहाशा इजाफा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? ब्रेक नहीं लग रही है मार्केट में, क्या सूरत हाल? मार्केट में सूरत हाल ऐसे है कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। कल हम छोड़ के गए हैं 4-4.5 आए हैं, जुमे को दिन 4,70,000 रेट हो गया की पहुंच से दूर है। जो गरीब आदमी एक तोला लेता था सोना, वो भी नहीं ले रहा। आपको बताते चलें कि सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,70,000 रुपए का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,02,950 रुपए का हो गया है। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,40,000 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,77,230 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 4,10,000 रुपए का हो गया है। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध में इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस सस्ती, पंजाब में महंगी। पंजाब के इंडस्ट्री मालिकान सस्ती बिजली और गैस के लिए आवाज बुलंद करने लगे। हुकूमत पंजाब से कीमतों को NFC के तहत बराबर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लाइन लॉसेस को मुकर्ररा डिस्को पर डाला जाए और एनर्जी कीमत कम की जाए। आपको बताते चलें कि सिंध में इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस सस्ती, पंजाब में महंगी। पंजाब के इंडस्ट्री मालिकान सस्ती बिजली और गैस के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसी पर बात करते हैं, बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्टों का बड़ा मसला बना हुआ है। पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात पे हुकूमत के आगे मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि लैंड लॉसेस को मुतलका डिस्कोस के ऊपर अगर तकसीम किया जाए तो पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बेहतर की सिचुएशन के वजह से अपना बेहतर रेट हासिल कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिलाल, इसी तरह ही ऑलरेडी जो पंजाब के इंडस्ट्रियल्स हैं उनको गैस जो है वो महंगी मिल रही है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपको पता है कि यहाँ के लाइन लॉसेस जो हैं उसको प्रॉपर वे से उन इलाकों पे, उन शहरों पे नहीं तकसीम किया जा रहा, जिस वजह से जो है वो उस पर भी इंडस्ट्रियल जो है उनको कास्ट बड़ी महंगी पड़ जाती है। और कहीं ना कहीं सीन में जो है विंड का और मुख्तलिफ उनके पास सोर्स हैं, तो वो उनसे उनको बिजली जो है वो सस्ती पड़ रही है, और पंजाब की इंडस्ट्री को महंगी बिजली पड़ रही है। और बारहा
हम ये मुतालबा कर चुके हैं कि बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका भी ये मुतालबा है, और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 9 सेंट बिजली जो है वो भी नहीं, इसको भी नहीं माना जा रहा, और हम आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि ये लाइन लॉसेस वाला मामला भी हल किया जाए और 9 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी को एज सुन एज पॉसिबल करके बिजली 9 सेंट पे लेके आई जाए। शेख फारूक यूसुफ साहब मौजूद थे, कह रहे थे कि सस्ती एनर्जी डेफिनेटली पाकिस्तान की गिरती हुई बरामदात को बचा सकती है। जहां पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्रंच है और बहरान चल रहा है महंगाई का, इससे बचने के लिए, महंगे टैरिफ से बचने के लिए हमें अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होगी, ताकि कॉस्ट एफिशिएंट होंगे तो दुनिया में हमारी गिरती हुई बरामदात बचाई जा सकती है। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा सेहत ने वाबदा अस्पताल फैसलाबाद को लावारिस छोड़ दिया है। अस्पताल में करोड़ों रुपए की कीमती मशीनरी मौजूद, मगर दिल और आंखों समेत 4 अहम अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नायाब, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी समेत दिल की दीगर मशीनरी, कार्डियोलॉजिस्ट की मुंतजिर, ब्लड लैब, पैथोलॉजिस्ट, एक्सरे, कलर डेवलपर, रेडियोलॉजिस्ट से महरूम हो गए। आंखों के चेकअप की मशीनरी माहिर इमराज चश्म की मुंतजिर है। इलाज मालचे के लिए आए मरीज खार होकर रह गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि दिल और आंखों समेत 4 अहम अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नायाब, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी समेत दिल की दीगर मशीनरी, कार्डियोलॉजिस्ट की मुंतजिर है। इसी पर बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में वाबडा अस्पताल मुश्किलात से 2-4 है, और इस वक्त फैसलाबाद वाबडा अस्पताल की से बात की जाए तो मुतअद्दिद स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सीटें खाली चली आ रही हैं, और ऐसे में जो मरीज़ हजरात हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाबडा अस्पताल में अगर बात की जाए, आई से मुतलिक, आंखों के अमराज से मुतलिक मुआयने के लिए मशीनरी मौजूद है, मगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिसके सबब सर्जरी नहीं हो पा रही, मरीज़ों के जो है वो आंखों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे। इसी तरह अगर कार्डियोलॉजिस्ट की बात की जाए, अमराज कल्ब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सीट तो मौजूद है मगर तैनाती नहीं है, और ऐसे में सीट खाली होने के सबब इकोकार्डियोग्राफी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई है, और इसके साथ बात की जाए ईसीजी और दीगर मशीनरी फराहम की गई है, मगर कार्डियोलॉजिस्ट ना होने के सबब ये तमाम मशीनरी जो है ये भी बेकार पड़ी है। कार्डिक मोनीटर जो है वो भी कार्डियोलॉजिस्ट की रात तक रहे। दूसरी जानिब एक्सरे मशीन मौजूद है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद हैं, मगर रेडियोलॉजिस्ट की सीट जो है वो खाली चली आ रही है। पैथोलॉजिस्ट की से बात की जाए तो पैथोलॉजिस्ट की सीट खाली है। दूसरी जानिब लैब में तमाम तर मशीनरी और लैब के जो खून के टेस्ट हैं वो भी वहाँ पे हो रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और इसके साथ अमराज चश्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती को मुमकिन बनाया जाए ताकि मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आ सके। दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया वाबडा अस्पताल की, उनका ये कहना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर फेस्को इंतज़ामिया इस अस्पताल को हैंड ओवर करती है तो इसके हालात जो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, और दूर दराज से आए जो वाबडा मुलाजमीन है जो इलाज के सूल के लिए वाबडा अस्पताल का रुख कर रहे हैं तो उन्हें बेहतर इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया। बात रोड फैसलाबाद से मुल्हिका मियां पिंड का रोड तबाहाली का शिकार हो गया। रोड पर गहरे गहरे गड्ढे पड़ चुके, राहगीरों का रोड से गुजरना मुहाल हो गया। हफ्ते गुजर जाने के बावजूद तामीर और मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। इसी पर बात करते हैं उमर आंचा से। जी उमर बताइएगा। फैसलाबाद मंसूराबाद से मुल्हिका मियां पिंड को जाने वाला रोड तबाहाली का शिकार, गहरे गहरे गड्ढे जो हैं वो पड़ चुके हैं। यहाँ पर रोड को पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ा गया, मगर कई हफ्ते जो है वो गुजर चुके हैं और रोड की तामीर मुरम्मत का काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बायस गहरे गड्ढों के बायस गुजरना जो है वो महाल हो चुका। शहरी मरसद मौजूद है, क्या कहेंगे कब से रोड उखाड़ा, क्या मुश्किलात है? सर ये बहुत अरसा है, आपने 2-3 हफ्ते बोल दिए ना, इससे ज़्यादा हो गए हैं, और शहरी जो से ना इतने मुतासर हो गए हैं। तो ये बच्चे जो से स्कूल जाने वाले, नमाज पढ़ने वाले और यहाँ से जो से गुजरते हैं, जिनको मालूम नहीं है आगे जाना कहाँ है, तो वो बेचारे वापस जा रहे हैं। तो प्लीज़ मौजूदा हुकूमत के अफसरान को चाहिए कि ये काम जल्द और जल्द से कंप्लीट करें। हाँ जी बिल्कुल, काम को जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और मुतालबा ये किया जा रहा है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए और रोड जो पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ा गया यहाँ पर काम शुरू किया जाए। और शहरियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कई हफ्ते जो है वो गुजर चुके हैं, मगर रोड को उखाड़ कर जूं का तूं छोड़ दिया गया और काम यहाँ पर शुरू नहीं किया जा सका। खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए और मुतल्लिका इंतजामिया जो है रोड की तामीर और मुरम्मत का काम जो है उसको मुकम्मल किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि झंग में इंतजामिया के दावे धरे रह गए। शहर की अहम शाहराहें खस्ताहाली का शिकार हो गईं। दारुसकीना रोड की बहाली का वादा वफा न हो सका। आपको बताते चलें कि दारुसकीना रोड की बहाली का वादा वफा न हो सका। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगे।
ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जंग में इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहर की अहम शाहराहें खस्ताहाली का शिकार हो गई हैं। दारुल सकीना रोड की बहाली का वादा वफा ना हो सका। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। हुकूमत के और ज़िले इंतज़ामिया के बड़े दावे के शहर में तमाम शाहराहों की मुरम्मत का रिहेबिलिटेशन का काम जारी है, लेकिन जो हकीकत है वो इससे मुख्तलिफ नज़र आती है। खासकर अगर हम बात करें जंग शहर की जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है दारुल सकीना रोड, ये तकरीबन पिछले कोई 4 साल से टूट फूट का शिकार है। इसी शाहराह पर मुतअद्दिद तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, प्राइवेट और जो निजी हॉस्पिटल्स भी हैं। इसी के साथ दीगर अहम तिजारती जो मराकिज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी इंतज़ामिया को दी गई शहरियों की जानिब से, और इंतज़ामिया के दावे भी सामने आए कि इस रोड की रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो जल्द शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन तकरीबन जो है वो खासा अरसा गुजर जाने के बावजूद इस रोड की रिहेबिलिटेशन का काम शुरू ना किया जा सका। रोड पर जगह जगह जो है वो गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इसी के साथ जो टूटी फूटी शाहराह है वो हादसात का भी शिकार हो रही है। यहाँ पर जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो वहीं पर जो यहाँ पर कारोबार करने वाले ताजिर हैं उन्हें भी शदीद अजियत का सामना होता है। मेरे साथ यहाँ पर कोई राहगीर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किल है यहाँ से गुजरना? अस्सलाम वालेकुम। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि दारुल सकीना रोड बहुत टूट फूट का शिकार है और बराए मेहरबानी इसकी मरम्मत की जाए। हम गर्दो गुबार और बहुत परेशानी से हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है, बहुत परेशानी है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला से कि इसकी जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। जी बिल्कुल, मुतालबा किया जा रहा है कि रोड की मुरम्मत के लिए इकदाम किए जाएं। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं कि मुकम्मल शाहराह जो है वो टूट फूट का शिकार है। शहरी फुटपाथ पर जो है वो चलने पर मजबूर हो चुके हैं, बाइक्स भी फुटपाथ पर ही लेकर वो जा रहे हैं। ताहम शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है आला हुकाम से कि सूरत हाल पर नोटिस लें और रोड की रिहेबिलिटेशन का काम जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए, ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर हैं और यहाँ पर जो रहने वाले मकीन हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी का डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम के लिए तरमीम शुदा 20 करोड़ फंड्स की मंजूरी। कमिश्नर ऑफिस के महकमे बिल्डिंग को स्कीम पर काम मुकम्मल करके महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन को हैंड ओवर करने की हिदायत। स्कीम बकिया फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इल्तवा का शिकार थी। आपको बताते चलें कि नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम के लिए तरमीम शुदा 20 करोड़ फंड्स की मंजूरी। कमिश्नर ऑफिस की महकमे बिल्डिंग को स्कीम पर काम मुकम्मल करके महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन को हैंड ओवर करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानब से फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तामीर और मरम्मत के कामों के हवाले से 20 करोड़ के तरमीम शुदा फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और ये गुज़श्ता माली सालों से स्कीम चलती आ रही है। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से स्कीम को हेल्थ एंड पॉपुलेशन की हैंड ओवर न की जा सका। अभी जो है इस हवाले से PC1 भी बनाए गए थे और रिवाइज अप्रूवल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को साल किए गए थे। अभी कमिश्नर ऑफिस की जानब से 20 करोड़ के फंड्स की मंजूरी जा चुकी है और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हदायत जारी कर दी गई हैं कि 20 करोड़ के जो बकिया फंड्स हैं वो यूटिलाइज करते हुए तमाम तर जो फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस को साल करते हुए RTA की जो स्कीम है जिसमें हेल्थ एंड पॉपुलेशन के हवाले से महकमा बहबूद आबादी के हवाले से बड़ी स्कीम थी, इसको महकमा बहबूद आबादी हेल्थ एंड पॉपुलेशन के हैंड ओवर कर दी जाए और स्कीम के हवाले से कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी कर दिया गया। जी इमरान असलम थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के मामलात मरहला वार आगे बढ़ने लगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने PP 115 और 116 में अपीलें सुनने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद एपलेट ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिए गए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। इसी पर बात करते हैं, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा।
हल्कों PP 115 और PP 116 में होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं कि जहां पर पहला मुरहला मुकम्मल हो गया, कागजात नामजदगी मुकम्मल जमा हो गए, अब उनकी जांच पड़ताल चल रही है जो कि कल तक मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रिब्यूनल बना दिए गए, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ट्रिब्यूनल में शामिल किए गए, जहां पर किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी अगर होते हैं तो वो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकेगा। और अगर किसी को लगता है कि किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी गलत एक्सेप्ट हुए या नहीं होने चाहिए थे तो वो भी उसके खिलाफ अपील दायर कर सकेगा, जिसका मकसद यही है कि यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील दायर हो सकेगी। तो ये कल आखिरी तारीख है कागजात मंजूर होने की या मुस्तरद होने की, उसके बाद मंडे से अपीलें दायर हो जाएंगी। कोई भी उम्मीदवार जो कागजात नामजदगी जिसके मुस्तरद होते हैं या मंजूर होते हैं उसके खिलाफ कोई भी वोटर उठा के अपील दायर कर सकेगा, जिसका मकसद यही है कि जो आरोज के फैसले अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसके मुताबिक वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर 1 नवंबर तक तमाम तर जितने भी अपीलें हैं उनके फैसले सुना दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 3 नवंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। फिर उसके बाद इंतखाबी निशानात अलाट हो जाएंगे। 23 नवंबर को फैसलाबाद के 2 हल्कों PP 115 और PP 116 में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके अलावा फैसलाबाद के 3 हल्के NA 96, NA 104 और PP 98 है, जिनके मुताबिक 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और एक्सपेक्टेड यही है कि वो भी इलेक्शन नवंबर में ही होंगे। यूं फैसलाबाद के जो पेंडिंग हल्के है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत की याफ्ता MPs की नाअहली के बाद खाली हुए थे, वहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल मुकम्मल हो चुका है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। फैसलाबाद में लटकते तारों के मसाइल का होगा खात्मा। फेस्को ने शहर भर में पुराने बिजली के पोल्स की तब्दीली का फैसला कर लिया। तमाम सर्कल्स को 1100 पोल्स तब्दील करने का टारगेट दे दिया गया है। 1 माह में तमाम पुराने पोल्स तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चलें कि 1 माह में तमाम पुराने पोल्स तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। फैसलाबाद शहर भर में खस्ता हाल पोल्स होंगे तब्दील। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को पोल्स की तब्दीली के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। 1100 पोल्स जो फैसलाबाद रीजन भर के अहम शाहराओं, गलियों और बाजारों में मौजूद हैं जो खस्ता हाल हो चुके हैं, उनकी तब्दीली के हवाले से तमाम तर सर्कल्स को टारगेट दे दिए गए हैं। 1 माह का वक्त दिया गया है तमाम तर सर्कल्स को 1100 से जायद पोल्स की तब्दीली के हवाले से, और उन पोल्स के जो है वो अगेंस्ट नए पोल्स फेस्को हेडक्वार्टर को की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को जारी कर दिए गए हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि सिस्टम में बेहतरी लाई जा रही है। पुराने और बसीदा जो ट्रांसफार्मर्स और पोल्स हैं उनको सिस्टम से निकाला जा रहा है और नए पोल सिस्टम में दाखिल किए जा रहे हैं ताकि बिजली की बरतौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और नए पोल्स नस्ब किए जाएंगे। 1100 पुराने पोल्स तब्दील करने से लटकती और बेहंगम तारों के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे और उससे नाखुशगवार वाकयात को रोका जा सकेगा। जी वैसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वैसा आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चन्नौर में पंजाब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के लिए असातिज़ा को ताहाल टैब्स ना मिल सके। टैब्स की अदम फराहमी से पंजाब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे शुरू ना हो सका। एजुकेशन अथॉरिटी के असातिज़ा को दोबारा से स्कूल ज्वाइनिंग की हिदायत कर दी गई। आपको बताते चलें कि चन्नौर में पंजाब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के लिए असातिज़ा को ताहाल टैब्स ना मिल सके। टैब्स की अदम फराहमी से पंजाब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे शुरू ना हो सका। एजुकेशन अथॉरिटी की असातिज़ा को दोबारा से स्कूल ज्वाइनिंग की हिदायत कर दी गई है। बाबर मुनीर से तफसीलात जानेंगे। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से ताहाल जो पंजाब सोशो इकनॉमिक सर्वे किया जाना है उन्हें उन असातिज़ा को टैब्स जो है वो नहीं फराहम किए गए। ताहम अब जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया था कि चूँकि आज 5वां रोज़ है और पिछले 5 रोज़ से ही जो असातिज़ा हैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद घरों में छुट्टियां मना रहे हैं। ताहम अब ये फैसला किया गया कि जब तक टैब्स फराहम नहीं किए जाते तब तक दोबारा से ये असातिज़ा जो हैं वो स्कूलों में तदरीसी फ़राइज़ अपने सर अंजाम देंगे। 200 से ज़्यादा इनमरेटर्स हैं और इसी तरह 5 से ज़्यादा जो है वो उनके सीनियर स्टाफ है जिन्होंने उन्हें मॉनिटर करना है, जो SSC IT टीचर्स हैं। ताहम अब तमाम जो ऐसे असातिज़ा जिन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चिनौर की जानिब से कुछ दिन पहले रिलीव किया गया था कि वो अपनी ये ट्रेनिंग करेंगे, अब दोबारा से उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कर दी गई है कि वो स्कूलों में आएँ और अपने तदरीसी फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दें। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से टैब्स फराहम किए जाने थे और 15 अक्टूबर से बाकायदा ये सर्वे जो है वो शुरू होना था, जो ताहाल टैब्स ना होने की वजह से शुरू नहीं हो सका। जी
बहुत शुक्रिया बाबर आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों में कैदी वीडियो कॉल करने की सहूलत से कतराने लगे। 72,000 से ज्यादा कैदियों ने वीडियो के बजाय ऑडियो कॉल्स को तरजीह दी। 2 साल में सिर्फ 0.70% वीडियो कॉल्स इस्तेमाल हुआ। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों ने 4,72,000 ऑडियो कॉल्स मिनट्स इस्तेमाल किए हैं। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों में कैदी वीडियो कॉल करने की सहूलत से कतराने लगे हैं। 72,000 से ज्यादा कैदियों ने वीडियो की बजाय ऑडियो कॉल्स को तरजीह दी। 2 साल में सिर्फ 0.70% वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल हुआ है। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों ने 4,72,000 ऑडियो कॉल्स मिनट्स इस्तेमाल किए हैं। आपको अपडेट करते चले फैसलाबाद समेत पंजाब की जेलों में कैदी वीडियो कॉल से कतराने लगे हैं। 72,000 से ज्यादा कैदियों ने वीडियो की बजाय ऑडियो कॉल्स को तरजीह दी। 2 साल में सिर्फ 0.70% वीडियो कॉल्स इस्तेमाल हुआ। कैदियों ने 4,72,000 ऑडियो कॉल्स मिनट्स इस्तेमाल किए। जेल हुकाम के मुताबिक वीडियो कॉल्स की मद में सिर्फ 3,48,000 मिनट्स का इस्तेमाल किया गया। 33 जेलों में वीडियो कॉल्स की सहूलत गुज़िश्ता 2 साल में दी गई। प्रोफेशनल टैक्स की मद में महकमा एक्साइज को करोड़ों रुपए का नुकसान। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और मुलाजमीन, होटल मालिकान, वुकला, कंसल्टेंट्स, ताजरों समेत मुख्तलिफ कारोबारी अफराद की असेसमेंट ही न कर सका, जिससे कौमी खजाने को 3,45 लाख रुपए नुकसान पहुंचा। उमैर अजमत से तफसीलात जानेंगे। जी उमैर, बताइएगा। फैसलाबाद में प्रोफेशनल टैक्स के मामले पर एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम की बड़ी गफलत सामने आई है कि डिवीजन भर में मुतादिद होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कियों को प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्टर्ड ही न किया जा सका और उनसे प्रोफेशनल टैक्स की वसूली भी ना की जा सकी, जिससे कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 3.5 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है। इस हवाले से ऑडिट डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेशनल टैक्स के मुतल्लिका स्टाफ ने न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि डिवीजन के दीगर अजला में भी हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे प्रोफेशनल टैक्स की वसूली करना थी मगर उनसे प्रोफेशनल टैक्स वसूल न किया गया। इस हवाले से ऑडिटर जनरल की जानिब से न सिर्फ एक्साइज हुकाम को हिदायत जारी की गई हैं कि जो कौमी ख़जाने को पहुँचने वाला नुकसान है उसका अजाला किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ टैक्स नेट में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए जाएँ और वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स या मार्कियाँ जिनको अभी तक प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया गया उन सब को रजिस्टर्ड करके उनसे टैक्स वसूली यकीनी बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका। फैसलाबाद के बासियों की सेहत की हिफाजत और माहौल तरोताज़ा रखने का प्लान। मिलावटी फ्यूल की फरोख्त रोककर फजाए आलूदगी रोकने का मिशन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग सर्विस के लिए डायरेक्टर जनरल को खत लिख दिया है। स्मोक सीजन के दौरान शहर में फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। बिल्कुल, फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी की एक बड़ी वजह गैर मयारी ईंधन भी है। मुख्तलिफ छोटे बने स्पॉट पर बिकने वाला पेट्रोल और डीजल जो है ये भी माहौल को ख़राब कर रहा है। इसी हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की खसूसी हिदायत पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से डायरेक्टर जनरल महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को एक ख़त अरसाल किया गया है, जिसमें मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग सर्विस के हवाले से दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से लिखे गए ख़त में डायरेक्टर जनरल से ये दरख्वास्त की गई है कि फैसलाबाद के लिए फ्यूल टेस्टिंग सर्विस जो है वो फराहम की जाए, जिसके लिए ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी दरकार है, ताकि रवां साल जो है सीज़न शुरू होते ही स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान फ्यूल टेस्टिंग का सिलसिला भी शुरू किया जा सके। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से खुसूसी अहकामात के बाद ये हिदायत जारी की गई थी कि फ्यूल टेस्टिंग सर्विस शुरू की जाए, ताकि गाड़ियों को मिलने वाला गैर मयारी ईंधन जो है जो माहौल की खराबी का बायस बनता है उसकी रोकथाम और उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट के इक़दाम के हवाले से भी बेहतर और कारगर साबित हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। कुदरती ग़िज़ा खाएं, सेहतमंद जिंदगी पाएं। यौम खुराक की मुनासबत से ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आगाही वाक़ा इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली समेत तलबा ने भी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी बिल्कुल, खुराक आलमी दिन के हवाले से ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर आगाही वाक़ा इख्तिमाल किया गया था, जिसके अंदर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर जुल्फ़िकार ने खुसूसी शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस दिन की अहमियत के हवाले से। जी, ये आलमी दिन है फूड का, खुराक का। इसकी अहमियत ये है कि हम अपने खुराक का बेहतर इस्तेमाल करें।
ہم ہر انسان بندے تک ہمارا اعتراض پہنچے اور اس کو ہم اکٹھے مل کے جو ایس ٹی جی ہے فاؤ کے جسے کہتے ہیں کہ یہ نو ہنگر اس کو بھوک کو ہم نے مٹانا ہے، تو اس میں ہم سب مل کے پارٹنرشپ کے ساتھ کام کریں اور اس بھوک کا ختم کریں۔ بھوک صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے، اس کو جو مل رہا ہے وہ اس کے جسم کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹ ہیں، چونکہ یہ زرعی یونیورسٹی ہے، فوڈ سیکورٹی ہمارا سب سے اہم پہلو ہے، تو یہ ہم اس واقعے کے اندر یہ آگاہی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک انسان کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا کرنی اور سب کو پہنچانی ہے۔ ڈفرینٹ آسپیکٹ بھی ہیں، ان میں سے خوراک ضائع ہو رہی ہے، ویسٹیج ہے، تو تمام لوگوں کو رسپانسبل ہونا چاہیے کہ یہ خوراک ویسٹ ہونے کے بجائے کسی انسان تک پہنچ جائے جس کے پیٹ کی یا جس کے جسم کی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے سٹاف کی سنی گئی۔ سینڈیکیٹ کی منظوری کے بعد 353 ملازمین کو مستقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی، گورنمنٹ کالج میں یونیورسٹی فیصل آباد کی ہسٹری میں آج ایک امپورٹنٹ ڈے ہے کہ 353 ملازمین کو ویلیڈیٹ کیا گیا۔ چونکہ جب یونیورسٹی بنائی گئی تو تب جی سی یونیورسٹی کے قوانین کے مطابق ان کی ہائرنگ ہوئی تھی، لیکن اس کو اب گورنمنٹ کالج میں یونیورسٹی کے اپنے قوانین کے مطابق ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک تقریب ہوئی جس میں تمام جو اسٹاف ممبران ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اس حوالے سے وائس چانسلر موجود ہیں ڈاکٹر کمل امین، اس سے بات کرتے ہیں۔ میم بتائیے گا یقینی طور پر آپ کی یونیورسٹی کے تمام وہ اسٹاف ممبران جو کئی سالوں سے یہاں پر کام کر رہے تھے ان کو باقاعدہ طور پر ریگولر کر دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ملازم کے لیے بہت یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ اس کو اپنے فیوچر کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو ایک بڑا ایک لانگ سٹینڈنگ جسے کہتے ہیں ایشو تھا، کیونکہ پہلے سروس اسٹیٹیوز پھر اس یونیورسٹی کے سروس اسٹیٹیوز، تو اس میں گورنر صاحب نے اپروو تو کیے تھے، لیکن یہ تھا کہ سب کینڈیڈیٹس نہیں امپلائیز کو ویلیڈیٹ کرنا تھا کہ ان کی بھرتی میں ان قوانین کے تحت بھی کوئی اس کے مطابق ہی ہوئے، تو وہ پھر اتنے سارے لوگوں کا ڈیٹا ویریفائی کرنا، سارا کچھ کرنا، تو مختلف کمیٹیاں ہم نے 2 بنائی، انہوں نے کام کیا، تو بس ایک لمبا پروسیس تھا، لیکن آج یہ اختتام کو پہنچا۔ اس میں ہماری سنڈیکیٹ، ہمارے منسٹر صاحب، ہمارے ممبر سب کا شکریہ جنہوں نے اپنا پازیٹیو رول ادا کیا، تو جو ہمارے ریگولر ملازمین ہیں اب وہ واقعی ریگولر ہو گئے۔ بہت شکریہ جہانگیر آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔